हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे सेक्शन 74A के बारे में। ये सेक्शन नया सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस किया गया फिनांस बिल 2024 में। तो अब ये नोटिफाइड भी हो चुका है कुछ समय पहले। पहले तो मैं आपको बता दूं ये सेक्शन है किस बारे में और क्यों आया ये। तो ये जो सेक्शन है इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं वो अगर डिटरमाइन कर लेते हैं कि आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया या आपने एरोनियसली रिफंड लिया है गवर्नमेंट से, एरोनियसली रिफंडेड, या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया है। तो बेसिकली इन चार केसेस में ये जो है ये सेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं ये भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत डेफिनेशन। जैसे टैक्स नॉट पेड यानी आपने टैक्स पे ही नहीं किया, करेक्ट। शॉर्ट पेड यानी आपने कलेक्ट किया कम और कम पे किया, कस्टमर से आपने कम लिया और कम पे किया। और टैक्स नॉट पेड वाला आपने कलेक्ट ही नहीं किया है और पे भी नहीं किया है जबकि उस पर अप्लीकेबल था टैक्स। एरोनियसली रिफंडेड, वो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपने रिफंड ले लिया है गवर्नमेंट से गलती से, एरोनियसली आपने रिफंड कर लिया है। या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, आपने रॉन्गली कुछ आईटीसी अवेल किया और यूटिलाइज कर लिया। अब ये जो 74 है ये सेक्शन तो आया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड टैक्स पीरियड के लिए। ये ना, ये जो ईयर चल रहा है इस ईयर के बाद से जो ईयर आने वाले हैं उन सब पे एप्लीकेबल होगा। तो इसका 24-25 फाइनेंशियल ईयर के बाद इम्प्लीकेशन है। इसके पहले जो सेक्शन थे 73 एंड 74, दो सेक्शन हुआ करते थे। अब दोनों को मर्ज करके 74A कर दिया गया है। 73 में क्या होता था, जो ऑनेस्ट असेसी है, सेम मैटर्स हैं जो ऑनेस्ट असेसी हैं। और 74 में फ्रॉड केसेस होते थे जो जानबूझकर, नोइंगली, इंटेंशनली रॉन्ग चीजें कर रहे हैं उनके लिए था, ठीक है। बट दोनों में जो टाइम पीरियड था सोकॉज नोटिस सेंड करने का बाय प्रॉपर ऑफिसर वो अलग था। एक में 73 में बोलते हैं ऑर्डर 3 साल में आ जाना चाहिए, बट नोटिस 2 साल 9 महीना का टाइम था, यानी 2 years 9 months in which proper officer can issue the so cause to the taxpayer. And then in 74 the order time was 5 years, but the notice period was 4 years 6 months, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग सेक्शंस थे, मैटर सेम था, बट एक में इंटेंशन वाइज इन लोग ने अलग कर दिया था, एक फ्रॉड था एक नॉन फ्रॉड था। तो गवर्नमेंट ने बोला हम 74 ही लेके आ जाते हैं और सबके लिए सेम टाइम पीरियड रख देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो नोटिस और टाइम लिमिट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 74A के अंदर में 12 सबसेक्शन है और 2 एक्सप्लेनेशन है, बट मैं सेक्शन सबसेक्शन में नहीं ले जाऊंगा, बट मैं आपको सारे प्रोविजंस आपको लाइन बाय लाइन बता दूंगा। नोटिस एंड टाइम लिमिट्स, देखिए ये जो है ना GSTR 1 और GSTR 3B जो भी फाइल करते हैं उनको इन सेक्शन से अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो लोग इस पर काम कर रहे हैं अगर वो थोड़ा सा मेटिकुलसनेस रखेंगे तो इन सब चीज़ों की बात नहीं आएगी। अगर आती है, बिकॉज क्या है आप अवॉइड नहीं कर सकते, नोटिस ऑनलाइन आता है और गवर्नमेंट जो है वो स्क्रूटनी केसेस, बिकॉज ये स्टार्ट कैसे होता है, गवर्नमेंट पहले आपका स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स करेगी, ASMT 10 भेजती है, ASMT 10 आया, फिर ASMT 11 में रिप्लाई करेंगे, फिर वो DRC 01A भेजेंगे इंटीमेशन, फिर 01A भेजेंगे, फिर आप 01B में रिप्लाई करेंगे, ये इंटीमेशन होता है बिफोर सो कॉज नोटिस। फिर DRC 01 आ जाता है फाइनली, दैट इज प्रॉपर स्टार्टिंग ऑफ योर एडजुडिकेशन, यानी केस स्टार्ट ही तब होता है जब DRC 01 आता है। DRC 01 आया फिर आप DRC 06 में रिप्लाई करेंगे। तो इन सब चीज़ों तक
आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटीआर 1 एंड 3B के टाइम पे आपने क्या कैलकुलेशन किया था, आपने क्या कैलकुलेशन में किन चीज़ों को कैसे दिखाया है, वो सब रिकन्सिलिएशन वगैरह सब कुछ लगता है। चलिए, अब इसके अंदर क्या होगा, 74A में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको भेजती है, टैक्स पेयर को नोटिस भेजेगी, बोलती है आप हमें कारण बताइए, कारण बताओ नोटिस आप बोल सकते हैं। उसके बाद में 42 मंथ्स जो है 42 मंथ्स में भेज सकती है। यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कब तक भेज सकती है, 30 जून 2029 तक आपके पास नोटिस आ सकता है, जो आप इस साल में अपना रिटर्न्स फाइल करते जा रहे हैं, जो मंथली रिटर्न देन अभी एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे, तो GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, तो ये सारे रिटर्न्स में जो भी आप दिखा रहे हैं उसका आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, ठीक है। जब ये नोटिस आए, बिकॉज ये नोटिस 42 मंथ्स के अंदर आएगा, तब तक टाइम निकल जाता है काफ़ी, और उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर हाँ एरोनियस रिफंड है, बिकॉज एरोनियस रिफंड अगर आपने गवर्नमेंट से लेके रख लिया है तो गवर्नमेंट बोलती है जो रिफंड डेट, दैट इज लॉजिकल ऑल्सो, कि जो रिफंड डेट है वहां से वो 42 मंथ्स काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे जो ऑनेस्ट एसएससी है, जब से जीएसटी आया है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा, तब से जो ऑनेस्ट एसएससी है वही फंस रहा है। अगर उसने सब कुछ इंटरेस्ट वगैरह भर दिया है, रिटर्न्स टाइमली फाइल कर दिया है, लेट रिटर्न करते समय उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो बाद में गवर्नमेंट एमएनएसटी लेके आ जाएगी या फिर कुछ लेके आ जाएगी, जो फ्रॉड बच जाएगा, यानी जो बिंदास है वो बच जाएगा। बट जिसने ईमानदारी से फॉलो करके गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं उसको फाइल कर दिया है, वो उसको रिफंड रिफंड कुछ नहीं है, जो उसने इंटरेस्ट भरा वो जाने दो। यहाँ पे भी वही हो रहा है, 42 मंथ्स, पहले उनका टाइम थोड़ा कम था, 3 इयर्स में ही आ जाना, तो ये 3.5 साल, एंड देन आगे भी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है, तो थोड़ा सा ऑनेस्ट एसएससी का टाइम पीरियड बढ़ा, लेकिन ठीक है, दोनों के लिए सेम हो गया, एक यूनिफाइड इनको करना था तो इन्होंने कर दिया। अभी आपने सुना होगा सेक्शन 128A आया हुआ है, जो एमएनएसटी के बारे में बात करता है, जो जीएसटी के पहले 3 साल 17, 18, 18, 19, 19, 20 का रिलीफ दे रहा है। बट उसमें टैक्स तो पे करवा ही रहे हैं, ये टैक्स पे करने के बाद आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी छोड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 15 ईयर से मैं इस फील्ड में हूं, मैंने देखा है, और जब से जीएसटी आया 6 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं जीएसटी को आके, लेकिन इनके जो नोटिसेस होते हैं वो मोस्टली ऐसे होते हैं एडहॉक बेसिस पे, वो एकदम ही मतलब कुछ भी ये अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी रिटर्न से डेटा निकाल रहे हैं, या सामने वाले ने जो फाइल किया वहां से उठा रहे हैं और भेज दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो नोटिसेस हैं उनका जो टैक्स ये कैलकुलेट करके दे रहे हैं, जो कि हमने शॉर्ट टैक्स पेमेंट या जो भी एसएससी को बता रहे हैं, वो इटसेल्फ ही रॉन्ग है। तो जब टैक्स का जो आपने डिटर्मिनेशन किया है वही रॉन्ग है, तो आप पे कैसे करने बोल रहे हैं। तो ये अमेनिस्टी कुछ है नहीं, ये जस्ट एक उनको लाना था अमेनिस्टी, सब डिमांड कर रहे थे तो वो लेके आ गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं पोर्टल पे लाइव भी हो चुका है, SPL 1 SPL 02, आप जाके देखिए, अपना जो भी केसेस फॉलो हो रहा है उसमें फिलअप कीजिए, और अगर आपको बेनिफिट इसका मिलता है तो अच्छी बात है, ले लीजिए। और यहाँ पे हम बैक टू द टॉपिक, नो नोटिस इज इश्यूड इफ डिस्क्रिपेंसीज इज लेस देन 1000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर में सपोज 800 की जीएसटी लाइबिलिटी है, जो आपने कम पे की, शॉर्ट पे की, नहीं पे किया, कुछ भी हुआ, तो उसके लिए नोटिस नहीं आ सकता, ये थ्रेशोल्ड है। अभी 74A में इन्होंने एक चीज डाली हुई है, ठीक है। तो एडिशनल स्टेटमेंट भी इशू कर सकता है ऑफिसर। एडिशनल स्टेटमेंट यानी क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज आपका 24-25 के लिए इन्होंने एक सोकोज नोटिस इशू कर दिया, इन्होंने बोला कि भाई ये ब्लॉक्ड क्रेडिट था, आपने गलती से ले लिया, या फिर जो भी है आपने इंटेंशनली किया होगा तो वो तो अलग सीन हो जाएगा, बट आपका ये क्रेडिट है, आपको नहीं लेना चाहिए था, आपने ले लिया। अगर आपने ले लिया है वो क्रेडिट, तो आपको ये हम शो कॉज देते हैं, और उसके बाद में ऑफिसर को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या अगले साल तक पता चलता है, या फिर 25-26 में पता चलता है अरे 24-25 में हमने जो शो कॉज दिया था उसमें हमने खाली Q1 Q2 कवर किया, जबकि Q3 या 4 में भी सेम मैटर थे इनके। यानी जैसे मेरे एग्जांपल में था कि Q1 कवर किया था, Q2 Q3 फिर वापस से उसका एडिशनल, लेकिन ग्राउंड सेम होने चाहिए। तो वो सिर्फ स्टेटमेंट लिख के दे देगा, भाई 24-25 में हमने सोकॉस भेजा था, ये एडिशनल स्टेटमेंट है, और इसमें भी सेम आपके ग्राउंड्स पे निकल रहा है कि ये आपने ये चीजों पे भी नहीं भरा हुआ, तो ठीक है, वो भी सेम सोकॉज नोटिस ही माना जाएगा।
ठीक है, तो वो भी सेम सो कॉज नोटिस होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, यानी वो आपका ऐसा माना जाएगा कि वो सो कॉज नोटिस का ही पार्ट है वो एडिशनल स्टेटमेंट, आप उसमें जाके डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि इसने सो कॉज में क्यों नहीं बताया, ठीक है। और फिर पेनल्टी प्रोविजन है, यहाँ पे वही है, नो फ्रॉड एंड फ्रॉड केसेस, नो फ्रॉड केसेस है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, यानी 10,000 मिनिमम आप पकड़ के चलिए, इतना तो भरना ही है, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। फ्रॉड केसेस है तो 100% है, उसमें कुछ रियायत नहीं है, आपको 100% ही पे करना होगा। आगे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, यानी ऑर्डर भी इशू हो सकता है, और ऑर्डर का जो टाइमलाइन है वो मैं आपको बताऊंगा आगे स्लाइड्स में। अभी मैं आपको बता दूं, अगर 2 लाख का आपका मैटर है और ऑफिसर को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया और वो रिप्रेजेंटेशन को ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया और ऑफिसर ने सिर्फ 50,000 ही एक्सेप्ट किया, बाकी 1.5 लाख का नहीं किया, तो 1.5 लाख के लिए वो आपको ऑर्डर विद इंटरेस्ट पेनल्टी इशू कर सकता है। अब टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर इशू करने का, टाइम लिमिट देखिए, वो आपने ऊपर टाइम लिमिट देखा 42 मंथ्स का। फिर उसके बाद सपोज ऐसा समझिए कि वहां पे जो लास्ट डेट था, लास्ट डेट यानी जो 30 जून 2029 यानी 2029 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो लास्ट डेट है, सपोज मैं ये मान लेता हूं कि लास्ट डेट को ही उसने नोटिस अपने को इशू किया, तो वो डेट ऑफ इशू नोटिस यानी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू नोटिस, जो भी नोटिस इशू हुआ है तब से लेके 12 मंथ्स के अंदर ऑर्डर इशू कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। और एंड देन वो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, बट एक्सटेंशन कमिश्नर एंड अबो रैंक ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वही कर सकते हैं, बिलो दी कमिश्नर जो भी रैंक वाले होंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर पेमेंट विदाउट पेनल्टी, अब मैं जो ऑप्शंस की बात कर रहा था ये ऑप्शंस आ चुके हैं, इन्हें देखिए आप ध्यान से कि अगर आप नॉन फ्रॉड केसेस है, मतलब यू आर एन ऑनेस्ट असेसी, जो भी बोनाफाइड एरर है, आपका इंटेंशन नहीं था, तो अगर आप पेमेंट कर देते हैं टैक्स और इंटरेस्ट के साथ में सो कॉज नोटिस आने से पहले, तो कोई पेनल्टी नहीं है। सपोज सो कॉज नोटिस आ जाता है और आप 60 दिन में कर देते हैं तो भी कोई पेनल्टी नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। पहले 30 दिन था, 30 दिन तो सोचने में ही निकल जाता था, बट यहाँ पे इन्होंने 60 डेज कर दिया है, तो सो कॉज नोटिस आने के 60 डेज में भी अगर आप कर देते हैं तो फिर तो भी पेनल्टी नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है नॉन फ्रॉड केसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रॉड केसेस। फ्रॉड केसेस में भी रिड्यूस्ड पेनल्टी का ऑप्शन है। देखिए स्टेजेस क्या होंगे, सबसे पहले नोटिस आएगी, सपोज आप नोटिस के पहले आपको पता चलता है कि ये फ्रॉड हुआ था और आप पेमेंट के लिए पहुंच जाते हैं वॉलंटरीली, तो 15% पेनल्टी आपको तब भी देना पड़ेगा। सपोज नोटिस आ गई, सोकोज आ गया, DRC 01 इशू कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, और फिर आप जाते हैं तो आप 25% पेनल्टी के साथ पे कर सकते हैं। अभी भी बेनिफिट है, कहाँ 100% पेनल्टी, कहाँ 25%। और फिर आप विद इन 60 डेज अगर ऑर्डर आ जाता है, सपोज आप थोड़ा कोई पर्सन है वो नहीं भरता है, डीट है, तो वो 60 डेज मतलब जब ऑर्डर भी आ जाता है फिर 60 डेज में चले जाता है, तो 50% पेनल्टी उसको लगेगी। तो एक है ऑप्शन, अवेल करना चाहिए अगर कोई इसमें फॉल हो रहा है तो उसके लिए। फिर इनसफिशियंट पेमेंट, अब ये स्लाइड आप ध्यान से देखिएगा, और एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आप एक ध्यान से ये समझिएगा कि अगर ऑफिसर ने कुछ आपने पहले ही वॉलेंटरली आपने पेमेंट कर दिया, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, आपने आपको पता था 2 लाख, लेकिन फिर भी आपने 1.5 लाख भरा, 50 नहीं भरा, तो वो 50 के लिए सेम प्रोसेस हो सकता है जो मैंने अभी तक समझाया। सो कॉज नोटिस आएगा एंड देन जो भी दुनियादारी है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 74A सबसेक्शन 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी GSTR 1 फाइल कर रहे हैं मंथली उनके लिए, ठीक है। जब भी आप GSTR 1 फाइल करते हैं और उसमें आप जो भी सेल्फ, बिकॉज GST जो है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, आप अगर सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स को सेल्फ असेसमेंट करते हैं, आपने लाइबिलिटी जो भी टैक्स की लाइबिलिटी 10 लाख डिक्लेयर की और आपने पे 9 लाख किया, तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट का
इन लोग ने एक अलग से सबसेक्शन ऐड कर दिया है कि जीएसटी सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। जीएसटीआर 1 में आपने जो डिक्लेयर किया अगर आप खुद से नहीं भरते हो तो विद इन 30 डेज में ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा और इसका आपको सो कॉज इशू किया जा सकता है गवर्नमेंट को। अभी तक जो मैंने ऑप्शन बताया कि विद इन 60 डेज बिफोर सो कॉज नोटिस, नो इंटरेस्ट पेनल्टी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैंडेटरी पेनल्टी है बिकॉज ये नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है, बिकॉज ये स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 8। समझ गए आप? तो आप ये समझिए कि आपको मैंडेटरीली पेनल्टी यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी अगर आप जीएसटीआर 1 में ज्यादा डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज आप सेल्फ डिक्लेयर ज्यादा कर रहे हैं और फिर भर भी नहीं रहे। विद इन 30 डेज आपको पे करना है। सपोज दूसरा केस पकड़ते हैं, आपने कस्टमर से 100 रुपया कलेक्ट किया, डिपार्टमेंट को आपने 70 पे किया, 30 अपने जेब में रख लिया। तो ये मैनिपुलेशन मतलब जो भी हो रहा है इसमें आपने अगर ऐसा किया तो उसमें भी आपको विद इन 30 डेज का ही टाइम है, 60 डेज वाला सीन नहीं क्रिएट होगा। हाँ, अदर देन दिस कुछ होता है फिर वो सो कॉज आता है 74A में तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। समझ गए आप? अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर अप्लीकेबल जो भी होगा ये 24-25 ऑनवर्ड होने वाला है, ये सब सेक्शन 12 में लिखा है, मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं, लास्ट स्लाइड है ये मेरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। दो एक्सप्लेनेशन इन लोग ने ऐड की है। पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि सेक्शन 132 करके एक है, आप सेक्शन में मत जाइए, मैं बता रहा हूँ। एक सेक्शन है 132 जो है ना, उसमें कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं अलग से, वो पेनल्टी चैप्टर में कवर होता है। तो उसके अंदर जैसे आपने कुछ फ्रॉड किया हो, आप ये समझिए वो फ्रॉड वालों के लिए है। कोई रॉन्ग इनवॉइस बना रहा है, गुड्स फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ इनवॉइस बना के यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पैसे का, टैक्स इवेजन कर रहे हैं बेसिकली। और 5 करोड़ से ज्यादा का भी टैक्स इवेजन, उसमें मतलब लिमिट है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ से 5, फिर 5 के अबो। तो इस तरीके की अगर चीजें हैं तो वो 132 अलग से डील करेगा, आप उसको घसीट के 74A में नहीं ला सकते, एकदम एक्सक्लूड कर दिया गया है उसको, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्शन वाला सीन है और वो स्टिल पॉसिबल है 132 में, इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। एक्सप्लेनेशन 2 डाला है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या है कि अगर आप कुछ फैक्ट को सप्रेस कर लेते हैं, आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, आप जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहे हैं, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग पे, इसलिए कि वो बेस है। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, अगर आपका बेस करेक्ट होगा या फिर बेस 95% करेक्ट है, बिकॉज 5% तो वो भगवान के नाम पे वो गवर्नमेंट अपने आप को भगवान ही समझती है, जो भी आएगा वो करना पड़ेगा। समझ गए आप? तो अगर आप ज्यादा एक्यूरेसी अचीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको एवरीथिंग दिखाना पड़ेगा। जीएसटीआर 3B में अगर मैं बेयर एक्ट ऐसे रीड करूं, 1 एंड 3B में अगर आप कुछ सपरेशन करते हैं, जैसे 3B में मैक्सिमम सप्लाई नहीं दिखाते बहुत लोग, या नॉन रिपोर्टिंग करते हैं, या कुछ जो भी होता है, तो कुछ चीजें अगर एग्जाम सप्लाई भी आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न में तो भी सपरेशन माना जाएगा। बेयर रीडिंग बता रहा हूं, बट इसमें ओपिनियंस डिफर हो सकते हैं और मैं रेस्पेक्ट करता हूं हर एक ओपिनियन का। Thank you everyone, thank you so much. Please subscribe this channel because I want to grow this channel as fast as I can, because I want to share most of the things on this henceforth. So that's why I would request, please subscribe this channel. And if you having any queries, so let us discuss in the comment section. And if you want to share your experience also, kindly write it down or into the comment only. Thank you very much.